हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आप सबको बताना चाहेंगे कि जो ये क्लास है ये थोड़ा हास्यमुख है, ठीक है। तो आप इस क्लास को नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, क्लास 10 में ये सिलेबस का हिस्सा है तो इसे पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल क्या हुआ कि इसे हम ऑफलाइन ही पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाने में हमें थोड़ा हास्य खुद ही महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इसे ऑफलाइन ना पढ़ा करके चलो ऑनलाइन ही पढ़ा दें। क्या हो कि ऑनलाइन पढ़ाने से कम बच्चों का फ़ायदा तो हो जाएगा। भाई क्या हुआ तो ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे थे कि हमारे पास सुविधा है ऑनलाइन की, तो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस जो क्लास है इसे हास्यपद न लेते हुए आप समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, इस वजह से इसे पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसका जो पार्ट 1 आया था तब हम लोगों ने पढ़ लिया था नर जननांग। इसमें हमने पढ़ा था वृषण क्या होता है और इसके बारे में डिफाइन करना था, लेकिन हमने इसके 2 पार्ट कर लिए थे। पहला था वृषण और दूसरे में अगर देखा जाए तो अधिवृषण हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, कॉपर ग्रंथि हो गई, सिसनी हो गई, मूत्राशय हो गया और शुक्राशय हो गया, ठीक है। इसी को अगर हम देखें स्ट्रक्चर के माध्यम से तो देखिए कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है ना। और ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं गया है, ये कम से कम बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो वो भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो इसे पढ़ाना ज़रूरी बन जाता है। हम आपको बता दें स्ट्रक्चर आपके सामने है और एक एक के बारे में हम डिफाइन करते चल रहे हैं और समझते चलते हैं। इसमें देखेंगे दाया विक्र है और ये बाया विक्र है, और यहीं पे होती है क्या, एक प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई और ये सिसनी है, और ये क्या होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। यानी जो टेस्टिस होते हैं वृषण होते हैं, ये और एक ये। और हम लोगों ने बात की थी कि जो ये वृषण होते हैं ये जोड़े में होते हैं, यानी पेयर्स में होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और संख्या में बात करें तो 2 होते हैं। इनकी संख्या देखी जाए कितनी होती है, संख्या इनकी 2 होती है। और इन्हीं वृषणों में क्या होता है, जो वृषण होते हैं इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होने के बाद क्या होता है, ये शुक्रवाहिनियों की सहायता से ये यहाँ से कहाँ पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं शुक्राशय में, और शुक्राशय में क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए मूत्राशय, ये होता है मूत्राशय, और मूत्राशय में ही क्या पाया जाता है, शुक्राशय पाया जाता है। क्योंकि जो शुक्राशय होता है और मूत्राशय होता है दोनों एक ही मार्ग होता है, दोनों के लिए कहा जाए तो एक ही मार्ग होता है, ठीक है। और यहीं पर होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है, एक प्रकार से इसमें से एक मिल्की और वाइट पदार्थ निकलता है जो इसे क्या करता है, भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। अगर हम देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यानी बात हो गई शुक्राशय की, और शुक्राशय में पाए जाते हैं क्या, शुक्राणु। पहले तो हम देख लें शुक्राणु का स्ट्रक्चर ही बनाने के लिए आता है, तो हम देख लें स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो शुक्राशय का स्ट्रक्चर देखें, इस टाइप का होता है। और जो ये होता है इसका सिर होता है, सिर, और ये हो जाती है पूंछ, ये हो गई इसकी पूंछ। और ये वाला पार्ट जो होता है इसे ही हम लोग कहते हैं एक्रोटम कहते हैं, एक्रोसम कहते हैं। और यही एक्रोसम क्या होता है, नीचे आ जाते हैं तो ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है, ये गर्दन कहलाता है। और यहीं पर क्या पाई जाती है, कोशिका, और कोशिका में ही क्या पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है।
और हम लोगों ने कोशिका में पढ़ा था कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह होती है। इसी तरीके इसमें भी क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और ये क्या करती है, इसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, यानी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, जिस कारण से क्या हो, जीवित रह सकें, है ना। और यही जीवित रहते हैं और यहीं पर इकट्ठा रहते हैं। और क्या होता है, जो मूत्राशय है, मूत्राशय में मूत्र वाहिनियों की सहायता से मूत्र आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और एक पार्ट के रूप में होता है। और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, अधिवृषण, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु जब का निर्माण होता है और ये शुक्रवाहिनियों की सहायता से यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। और अब क्या करते हैं, एक एक के बारे में देख लेते हैं कि आखिर कौन सा पार्ट क्या है और उसका इसमें कार्य क्या है। सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ये तो हो गई क्या, ये अगर संरचना की बात करें तो ये हो गई किसकी, शुक्राणु, शुक्राणु हो गया। आगे पढ़ते हैं। पहला भाग हमारा हो गया क्या, वृषण, वृषण हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, टेस्टिस, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टिस। इसका कार्य होता है, लिख ले, इसका कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा कार्य होता है नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। यानी इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, पहला इसका होता है क्या, शुक्राणुओं का निर्माण करना और दूसरा कार्य होता है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। और ये जो वृषण होता है वो ये वाला पार्ट होता है और ये जो हमारी उदर गुहा होती है उससे बाहर पाया जाता है। आखिर बाहर पाए जाने का जो कारण है, यहाँ शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है वो होता है कितना, 37 होता है और उससे कम, यानी उससे 4 सेल्सियस में अगर बात करें तो कम चाहिए, यानी 4 सेल्सियस इसे कम चाहिए। वो भी क्यों, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो हमारे शरीर का तापमान होता है उससे 4 डिग्री कम चाहिए। इस वजह से क्या होता है, ये उधर जो हमारा पेट, जिसे हम कह सकते हैं, पेट से बाहर एक थैली नुमा संरचना जिसे हम लोग कहते हैं अंडकोश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। यह उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना में पाया जाता है। क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए
शरीर के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है। तो अगर बात करें, एक बार और डिफाइन कर लेते हैं। यह उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 4 डिग्री कम ताप की आवश्यकता होती है, और यह एक थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि उसड़ की बात। अब बात कर लेते हैं आगे जो अन्य हमारे अंग बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा शुक्रवाहिनी क्या होती है। शुक्रवाहिनी क्या होती है? वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के पश्चात शुक्रवाहिनियों की सहायता से शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं। यानी इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य होता है वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के पश्चात शुक्रवाहिनियों की सहायता से शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसका? शुक्रवाहिनी का कार्य हो गया। अब अगला पार्ट हम देख लेते हैं। आ गया हमारा शुक्राशय। तो शुक्राशय के बारे में हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लेते हैं। मैंने अभी इसी में ही लिखा है कि शुक्राशय क्या होता है। आशय यानी जो शुक्राणु को आश्रय देता है, एक प्रकार रहने के लिए घर देता है, वो क्या होता है? शुक्राशय, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो शुक्राणुओं को रहने के लिए शरीर में जो आश्रय देता है वो क्या होता है? शुक्राशय होता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं मूत्राशय। लिखवाएंगे नहीं, ऐसे ही आप समझ लेते हैं, एक एक के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। क्या होगा मूत्राशय? यानी क्या होगा? वक्र जो होते हैं, वक्रों में जो हमारा मूत्र का निर्माण होता है वो क्या होता है? जिसे हम लोग यूरिन कहते हैं, यहाँ पे आके मूत्राशय में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक, और जब मैचुरेशन लगती है तो क्या होता है? सिसनी की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे आ जाएं, ये दायां और बायां यानी दो वक्र होते हैं, और दोनों तरफ देखो, एक क्या हो गई? एक ये वाली और एक ये, दोनों हो गए क्या? मूत्रवाहिनी हो गई। यानी दोनों ये क्या हैं? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी हो गई, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। एक हो जाती प्रोस्टेट ग्रंथि, यहीं पर क्या होती है? छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती, कुछ इस टाइप की। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? शुक्राणु निर्माण के समय
जब शुक्राणुओं के समय अनुकूल परिस्थिति आती है तब क्या होता है, मूत्राशय में जो मूत्र इकट्ठा होता है और जो शुक्राणु होते हैं उनको अलग करने का कार्य कौन करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। और इसमें और पार्ट बचे हुए हैं कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि में क्या होता है, एक लसलसा और क्या होता है, मिल्की टाइप का पदार्थ निकलता है, ठीक है, जो एक प्रकार से शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है, गति प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। क्या करते हैं, एक एक के बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं। और क्या करेंगे, आपके पास बुक होगी, आप उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। आप इसको वहाँ से भी बना सकते हैं और अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि इस बार सिलेबस में काफ़ी कटिंग हुई है, तो कटिंग को देखते हुए इसको पढ़ाना इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए भी। हो सकता है हम इसी को छोड़ दें और यही पूछा जाए, और कई बार पूछा भी गया है। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा और एक एक के बारे में आप लिख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगला जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, ये तो किसके बारे में था, नर जननांग। और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे क्या, मादा जननांग के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।